दोस्तों कल हमने यूपी टेट एसएसटी का चैप्टर 1 का इतिहास जानने के स्रोत कब कहाँ और कैसे का पार्ट 1 देखा और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। और आज हमारा ये जो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है या इसको आखिरी पार्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि आप लोग होमवर्क में मैंने आपको कहा था कि आप लोग इस चैप्टर को साथ ही साथ पढ़िएगा भी। तो पढ़ के उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे और आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि मालती माधव की नामक नाटक की रचना किसने की? यह यूपी टेट 2016 में आया है। ऑप्शन है भास, कालिदास, भवभूति या बाणभट्ट। तो मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने की थी। किसने की थी? भवभूति ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने। अब यहाँ पे और भी कुछ कवि दिए गए हैं, ये इनकी रचना किसने, ये इन्होंने क्या क्या रचना की, तो मैं आपको बताता हूँ कि भास नामक कवि थे। भास थे। यह स्वप्नवासवदत्ता और चारुदत्ता नामक नाटक की रचना किए थे। स्वप्न लिख देता हूँ, स्वप्नवासवदत्ता और चारुदत्ता नामक नाटक की रचना किए थे। कालिदास ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, विज्ञान शाकुंतलम ऐसी टाइप की रचना किए थे। और बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी, ये फेमस है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षचरित की रचना किसने की थी और कादम्बरी की? तो बाणभट्ट ने की थी, बाणभट्ट ने। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जो बचेगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? गणित यहाँ पे देखिए बताया गया कि आर्यभट्ट क्या थे? एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। एक क्वेश्चन यहाँ हुआ, दो क्वेश्चन यहाँ हुआ। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्यभट्टियम। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आर्यभट्टियम। और उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी। और इन्होंने आर्यभट्ट ने दशमलव और पाई का भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है। और ये आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और इन्होंने ही इसकी रचना की थी। आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना की थी और इसे संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। क्या अभिलेखित करता है? ऑप्शन है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं या वैदिक कर्मकांड या शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो विनय पिटक एक जो ग्रंथ है वह अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम या बौद्ध धर्म के लिए विनय पिटक है ही। और त्रिपिटक के अंतर्गत ही यह विनय पिटक भी आता है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला है इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, VSA। ठीक है। और इन तीनों पिटकों में विनय पिटक में क्या दिया गया है? विनय पिटक में ऐसे नियम दिए गए हैं जो बिच्छुओं के लिए बनाए गए थे, वह विनय पिटक कहलाता है। और सुत्त पिटक में इसमें वे नियम दिए गए हैं जो बिच्छू संघ के लिए बनाए गए थे। ठीक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। और इस सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में इसमें वेदों की तरह ब्राह्मण ग्रंथ, उसी तरह पिटकों से अभिधम्म, ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ है वैसी अभिधम्म पिटक है, इसकी रचना की थी। तो मेन आपको बस जानना कि कौन कौन से पिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
इसके बारे में, और विनय पिटक ही मेनली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वैसे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है। सन 2012 में निम्नलिखित में से, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जाता है? एडी 2012 या एपी 2012 या बीसी 2012 या ईसी 2012? तो सन 2012 को एनी डिनोमिनी 2012 या बिफोर क्राइस्ट 2012, ईसा पूर्व 2012। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट या एनी डिनोमिनी नाम से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पांडुलिपि और अभिलेख दो कथन दिया गया और इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन है वनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, और चौथा है बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला क्या कह रहा है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात। अथवा भुर्ज नामक विशेष पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात। पांडुलिपियां ऐसे ही लिखी जाती थी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। अभिलेख भी ऐसे ही लिखे जाते थे, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उकेरे जाते थे, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के बना बना के, चाहे जैसे भी। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। ए और बी दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैंगियोग्राफी संबंधित है, यह यूपी टेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैंगियोग्राफी संबंधित है, हैंगियोग्राफी होता क्या है? आप पहले आपको यह समझ हैंगियोग्राफी क्या है। ऑप्शन है संत के जीवनी लेखन से, या शासक के आत्मकथा लेखन से, या संत के आत्मकथा लेखन से, या शासक के जीवनी लेखन से। तो हैंगियोग्राफी किस चीज से संबंधित है? तो हैंगियोग्राफी में संत के जीवन के चमत्कारिक व्यक्तित्व, यानी कि उस संत ने से महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कौन से चमत्कार, कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी के बारे में लिखा जाता है हैंगियोग्राफी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंगियोग्राफिक संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यूपी टेट 2014 में ये आ चुका है। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, रेप्सन, प्रोफेसर घाटे या जोन्स। तो यह किसका कथन है? तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे बता देता हूँ। आप लोग को ये कथन आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। यह कथन प्रोफेसर घाटे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोफेसर घाटे का है। क्या है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, प्रोफेसर घाटे का यह कथन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए फिर त्रिपिटक अभी मैंने पढ़ाया था ना उधर विनय पिटक की बात। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो ये आपको मैंने पढ़ा चुका है, तो उम्मीद है कि इसका आप लोग सही जवाब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कौन कौन से थे त्रिपिटक में? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक, यह VSA नाम से याद कर लीजिए। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में BSA होता है, तो बी के जगह यहाँ पे वी लगा लीजिए, VSA। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक ऐसे यही होते हैं और यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं त्रिपिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथ साहित्य का संबंध है,
ऑप्शन है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो देखिए सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि नाथ साहित्य का संबंध यहाँ पे बंगाली से है। कैसे है? तो नाथ संप्रदाय से का जो साहित्य था वह नाथ साहित्य ही था, और नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय की स्थापना मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, और यह मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, और यह बंगाल माने कि बंगाल समाज से बंगाली साहित्य लिखते थे। तो नाथ संप्रदाय के संबंध किससे है? तो बंगाली से है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई सब क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर। तो पंच सिद्धांतिका की पुस्तक के लेखक के रचयिता ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वराह मिहिर हैं। डी इज द राइट आंसर, वराह मिहिर पंच सिद्धांतिका के रचयिता है, और यह पुस्तक मुख्यतः खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे, एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। तो ये खगोल शास्त्री से रिलेटेड है, और ये भी गुप्त काल के महाराजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में लिखी गई किताब थी, और ये भी उसी टाइम के, उसी समय में, उसी पीरियड में, उसी कालखंड में इन्होंने भी इस किताब की रचना की थी। और वराह मिहिर कौन थे? एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम के किताब लिखी थी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लिखे थे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, यह ऑप्शन है राजपूत वंश, चोल वंश, चंदेल वंश या पल्लव वंश। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चोल वंश द्वारा चंदेल वंश द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंदेल वंश द्वारा कराया गया था। और चंदेल वंश के प्रमुख शासक गंडधंग और यशोवर्मन। गंडधंग के बारे में तो आप लोगों ने नहीं सुना, कि यशोवर्मन के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। तो यशोवर्मन ने इसकी खजुराहो मंदिर की निर्मित करवाया था, इसे निर्माण कराया था। तो चंदेल वंश के राजा ने, शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट नहीं है, 2 और है, 12 और 13। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। सीटेट या टेट में, सीटेट में ऐसा अक्सर ही पूछता है, सही है और सही नहीं है, और इसी जल्दबाजी में लोग सही नहीं पढ़ते हैं, नहीं छोड़ के और है पढ़ लेते हैं, और जो कि जाके गलती ऑप्शन कर देते हैं। तो ना और हाँ में जरा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा। तो ऑप्शन क्या है कि प्राचीन हस्तलिपि के बारे में, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल के लिए मुख्य स्रोत है। सी है कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। और डी है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो सही नहीं कौन सा है, इसमें सही कौन सा है पहले ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो प्राचीन हस्तलिपि भाई ताड़पत्रों, भुर्ज नामक पेड़, अभी मैंने बताया कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहा है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल के लिए मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही बात है भाई, कि प्राचीन काल के लिए प्रदर्शित करेगी तो प्राचीन ही काल के लिए ना मुख्य स्रोत होगा। इस काल के लिए तो अभी का नवीन काल, प्राचीन नवीन काल के लिए तो होगा नहीं। तो ये बी ऑप्शन भी इसके लिए सही हो गया। सी क्या कह रहा है कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। विचार करते हैं, पहले डी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। डी कह रहा है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। बिल्कुल सही बात है, कुछ हस्तलिपि, सारी नहीं, कुछ हस्तलिपि पत्थर पे भी उकेरी गई थी और धातु पे भी उकेरी, यानी सोना चांदी पित्तल जैसे धातु की बात यहाँ पे हो रही है। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो बचता कौन है? सी ऑप्शन, वे हस्तलिखित थी। बिल्कुल गलत बात, खाली हस्तलिखित नहीं थी, कुछ हस्तलिखित थी।
बाकी ज़्यादा कुछ उकेरी भी गई थी और कुछ मुद्रित भी की गई थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, तो बिल्कुल गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मैं फिर से आपको कर दे रहा हूँ कि ज़्यादा इसको मैं लिख दिया हूँ, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। यहाँ भी गलत ही पूछ रहा है। प्रशस्ति क्या है कि राजा की, ऑप्शन है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बी है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी है कि जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि प्रशस्ति में राजा या शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो डी क्या कहा कि प्रशस्ति में राजा या शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही किया जाता था प्रशस्ति में। जैसे प्रयाग प्रशस्ति पढ़े होंगे और अशोक के प्रशस्ति, जितना भी शिलालेख प्रशस्तियां हैं वे उसमें राजा के शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया था कि हमारे राजा ऐसे थे, हमारे राजा वैसे थे, हमारे राजा ने ये काम किया। सी क्या कह रहा है कि ये जिस काल से संबंधित है उसी काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जिस काल का बताया जा रहा है उसी काल का तो मूल्यवान स्रोत होगा। तो सी ऑप्शन भी सही है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण करने के लिए उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बात है। कोई राज्य में कोई ज्ञानी कवि बहुत विद्वान व्यक्ति था, वही लिखा करता था राजा की प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ ही होता है प्रशंसा। तो राजा की प्रशंसा में, राजा के सम्मान में प्रशस्तियां राजा लिखवाया करते थे। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या करे कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। बिल्कुल गलत है, राजा नहीं लिखते थे, राजा लिखवाया करते थे अपने राज्य के महान व्यक्तियों से, कवि से, विद्वान व्यक्तियों से, ज्ञानियों से। तो बी ऑप्शन इज द, यहाँ पे कौन सा गलत पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।